प्रिय विद्यार्थियों, हम आज पढ़ेंगे मानव अधिवास। मानव अधिवास क्या है, मानव अधिवास के प्रकार, अधिवास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, फिर ग्रामीण और नगरीय अधिवास में मूलभूत अंतर, नगरीय अधिवासों की प्रमुख समस्याएं, ग्रामीण अधिवास की समस्याएं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रकार के जो प्रतिरूप हैं, उन प्रतिरूपों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये अधिवास क्या है। जैसा कि आज का टॉपिक है मानव अधिवास। देखिए, इस धरती पर मानव विकसित प्राणी के रूप में और बुद्धिमान प्राणी के रूप में आज जिस रूप में हम देख रहे हैं मानव को, वो प्राचीन समय में निवास के रूप में या अधिवास के रूप में वर्तमान जो मायने हम देखते हैं, वर्तमान जो अधिवास देखते हैं, उस रूप में नहीं थे। अब एक प्रश्न बनता है कि अधिवास क्या है। प्रश्न पूछा गया कि अधिवास से आप क्या समझते हैं, या फिर अधिवास के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अधिवास क्या है, यानी मीनिंग ऑफ सेटलमेंट। अधिवास को परिभाषित कैसे करें। देखिए, पृथ्वी के धरातल पर मानव निर्मित अविकसित, पृथ्वी के धरातल पर मानव निर्मित एवं विकसित आवासों का संगठित जो समूह है, वो संगठित समूह अधिवास कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर निर्मित विकसित अधिवासों का एक समूह है। ये कहते हैं आवास का एक ग्रुप, वो ग्रुप कहलाता है अधिवास। यानी पृथ्वी के धरातल पर मानव निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को आवास का रूप अधिवास है। देखिए, मानव अधिवास को बस्ती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बस्ती। मानव अधिवास को बस्ती के नाम से भी जानते हैं। अब ये प्रश्न बनता है, मानव अधिवास किस रूप में देखने को मिलते हैं। देखिए, क्षेत्र के हिसाब से बात करूं तो अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। पहला जो अधिवास है वो है एकांकी अधिवास। एकांकी का मतलब है अकेलापन, छितरा, बिखरा हुआ। और दूसरा वो है संकुल अधिवास। तो ये दो प्रकार के अधिवास हमें देखने को मिलते हैं। अब मानव अधिवास की रचना क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, मानव अधिवास का जो उपयोग है वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने में इन अधिवासों का निर्माण करता है। देखिए, अधिवास निर्माण के पीछे कौन कौन से प्रयोजन हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। यानी अधिवास की उपयोगिता क्या है, क्यों बनाया जाता है अधिवास। देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक गतिविधियों के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए, धार्मिक गतिविधियों के लिए, सांस्कृतिक
और ये कहते हैं कि सुरक्षा, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से मानव अधिवास बनाता है। अब उत्पत्ति के आधार पर अधिवास की बात करूं, उत्पत्ति के आधार पर अधिवास भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, उत्पत्ति में अगर आधार लें तो दो प्रकार के अधिवास प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं, जिसमें एक प्रकार का अधिवास कहलाता है स्थायी, परमानेंट, स्थायी आवास, स्थायी अधिवास, और दूसरा कहलाता है अस्थायी अधिवास, टेम्परेरी। तो ये उत्पत्ति के आधार पर अधिवासों का वर्गीकरण है। अब प्राकृतिक दशा और आधारभूत कार्यों के आधार पर भी वर्गीकरण अधिवासों का करते हैं। देखिए, प्राकृतिक दशा और आधारभूत संसाधनों के आधार पर अगर अधिवास का वर्गीकरण करें तो भी दो प्रकार हैं। यानी प्राकृतिक दशा एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप के आधार पर ये कह दें, प्राकृतिक दशा को आधार मानते हुए अगर अधिवास का हम वर्गीकरण करें या आधारभूत गतिविधियों के आधार पर, आधारभूत कार्यों के आधार पर भी दो प्रकार के अधिवास होते हैं। पहला है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। यानी एक अर्बन एक रूरल। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास के रूप में भी वर्गीकरण करते हैं अधिवासों का। अब इस प्रकार ग्रामीण अधिवास के भी कई प्रकार हैं। देखिए, ग्रामीण अधिवास सघन प्रकार का हो सकता है, प्रकीर्णन हो सकता है, मिश्रित हो सकता है और पल्लीकृत हो सकता है। एक बार फिर समझ लें कि ग्रामीण जो अधिवास है वो कौन कौन से रूप में होता है। ग्रामीण अधिवास, देखिए, ग्रामीण अधिवास को भी हम चार भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है सघन ग्रामीण अधिवास, दूसरा है प्रकीर्णन ग्रामीण अधिवास, तीसरा है मिश्रित ग्रामीण अधिवास और चौथा पल्लीकृत ग्रामीण अधिवास। इसको एक बार फिर समझ लें। देखिए, सघन कौन सा होता है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे मान लें कोई क्षेत्र है, ये कोई गांव है, बड़ा गांव है, और इस गांव में जो आबादी है, अधिवास जो बस्ती है, वो इस रूप में है। इसका मतलब अधिवास का जो प्रकार है वो एक सघन आबाद गांव के रूप में है, और इस प्रकार का जो अधिवास कहलाएगा वो कहलाएगा सघन अधिवास। प्रकीर्णन की बात करूं तो कोई गांव और इस रूप में है, बिखरी अवस्था में, और मिश्रित की बात करूं तो मिला जुला रूप है, और पल्लीकृत का मतलब इस रूप में
इस रूप में एक ग्रामीण अधिवास में देखने को मिलता है। अब उसके बाद में नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास की कुछ समस्याएं हैं। देखिए, चाहे वो अधिवास ग्रामीण हो और चाहे नगरीय हो, समस्या कुछ न कुछ जरूर होती है। चाहे वो पेयजल की समस्या हो, स्वास्थ्य की हो, संचार की हो, चाहे अन्य कोई आधारभूत समस्या, तो किसी न किसी रूप में कोई न कोई समस्या जरूर होती है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं नगरीय अधिवास की प्रमुख समस्या। नगरीय अधिवास की प्रमुख समस्याएं। देखिए, समस्या चाहे वो नगरीय है और चाहे वो ग्रामीण है, समस्या होती है। लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं नगरीय क्षेत्रों में या नगरीय अधिवास के रूप में हमें देखने को मिलती हैं? तो जो पहली जो समस्या होती है नगरीय अधिवास की, वो होती है अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नगरीय क्षेत्रों में या नगरीय अधिवास में अत्यधिक जनघनत्व देखने को मिलता है। अगर उदाहरण के रूप में दिल्ली नगरीय अधिवास का उदाहरण है, अत्यधिक जनघनत्व है, तो जब अत्यधिक जनघनत्व होगा तो निश्चित रूप से कई समस्याएं ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। दूसरा, गंदी बस्तियों का बढ़ता प्रकोप। देखिए, जनसंख्या ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से गंदी बस्तियों का उद्भव होना, उत्पत्ति होना स्वाभाविक बात है। जब अत्यधिक जनसंख्या होगी, घनत्व अधिक होगा, तो पर्यावरण प्रदूषण एक आम समस्या बन जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण की अधिकता। देखिए, जनसंख्या अधिक होगी तो विभिन्न प्रकार का प्रदूषण, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण है, चाहे जल प्रदूषण है और चाहे वायु प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। इसके बाद में जब जनसंख्या ज़्यादा है तो वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई कम है तो निश्चित रूप से वस्तुओं के भाव बढ़ जाएंगे। ये कह दें कि उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुओं के उच्च मूल्य की समस्या, उपभोक्ता वस्तुओं के उच्च मूल्य की समस्या, उच्च मूल्य की समस्या कि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, वस्तुएं कम होगी, तो निश्चित रूप से वस्तुओं के भाव बढ़ जाएंगे और आम नागरिक के लिए वो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा जब माल कम है, डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम हो रही है, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत देखने को मिलेगी। चाहे वो दूध की बात कर लें, सब्जी की बात कर लें, छाछ की बात कर लें, चाहे पानी की बात कर लें, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या बन जाएगी। खाद्य
पदार्थों में मिलावट की समस्या, मिलावट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा जब जनसंख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के जो अपराध हैं, अपराधों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अपराध बढ़ने की समस्या, अपराध बढ़ने की समस्या, ये सारे कारण जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण घनत्व है और नगरीय क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। परिणाम ये होता है विभिन्न प्रकार की समस्याएं स्वतः उत्पन्न होती है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाएगी और सामाजिक और आर्थिक विषमता भी बढ़ जाएगी। तो ये सारे कारण हैं। इन कारणों की वजह से नगरीय अधिवास में रहने वाले लोगों को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, समस्या अकेले नगरों की नहीं है, समस्या शहरों की के साथ साथ गांवों की भी है। अब फर्क इतना होता है कि कुछ मूलभूत समस्याएं गांव में देखने को मिलती हैं और कुछ आधारभूत समस्याएं नगरों में भी देखने को मिलती हैं। अब ग्रामीण समस्याओं की बात कर लेते हैं। ग्रामीण अधिवासों की प्रमुख समस्याएं, ग्रामीण अधिवासियों की प्रमुख समस्याएं। देखिए, ग्रामीण अधिवासियों में मुख्य रूप से आवागमन के साधनों की कमी होती है, यानी परिवहन का प्राय अभाव होता है। पेयजल की समस्या होती है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है, रोजगार का अभाव होता है, सूचना और तकनीकी का अभाव होता है, उस शिक्षा, ये सारे वो कारण हैं जो प्राय ग्रामीण अधिवासियों में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं आवागमन के साधनों की कमी। आवागमन के साधनों की कमी। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अधिवासियों में जो मेन समस्या रहती है वो आगमन के साधनों की होती है, परिवहन के साधनों की होती है। आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में आवागमन के साधनों का अभाव है। तो जिन क्षेत्रों में, ये कह दें मरुस्थलीय क्षेत्र हो, पहाड़ी इलाके हो, उन क्षेत्रों में आवागमन के साधनों का प्राय अभाव होता है या सुविधा प्राय कम होती है। दूसरी समस्या पेयजल की होती है। पेयजल, देखिए, आज पेयजल दुनिया की समस्या है, लेकिन दूर दराज के और विशेष तौर से रेतीले क्षेत्रों में जो अधिवास बने हुए हैं ग्रामीण, उन अधिवासों में प्राय स्वच्छ जल की कमी देखने को मिलती है। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। आज ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती। कुछ जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्राय अभाव देखने को मिलता है। इसके बाद विद्युत आपूर्ति
विद्युत आपूर्ति का अभाव, देखिए आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या रहती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर से जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में तो एक दिन में 2 या 3 घंटे ही बिजली की व्यवस्था हो पाती है, जबकि आज के समय के अनुसार बिजली 24 घंटा चाहिए। तो ये विद्युत आपूर्ति का भी अभाव रहता है। इसके बाद रोजगार की कमी। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लोग खेती करते हैं और खेती में छिपी बेरोजगारी देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग गांवों को छोड़ करके शहरों की ओर पलायन करने का कारण रोजगार है, तो रोजगार का भी अभाव रहता है गांव में। इसके बाद सूचना एवं तकनीकी का अभाव। सूचना एवं तकनीकी का अभाव। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो आईटी सेक्टर इतना प्रभावी है और नई इतनी टेक्नोलॉजी है, सूचना और तकनीकी दोनों दृष्टि से गांव में समस्याएं आती हैं। और इसके बाद उच्च शिक्षा की कमी। देखिए उच्च शिक्षा के रूप में गांव में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय हो सकता है। उस शिक्षा के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसके अलावा तकनीकी विद्यालय, ये कह दें उस शिक्षा के लिए जो उच्च श्रेणी के संस्थान हैं, उन उच्च श्रेणी के संस्थानों का अभाव होता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे प्राय उच्च शिक्षा से वंचित रहते हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख तथ्य जिनकी हमने बात की। ग्रामीण और नगरीय अधिवास, अंतर, अधिवास की परिभाषा और अधिवास के प्रकार। आज इतनी बात करेंगे, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।